गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे पार्ट 3 नास्तिवाद एवं हिटलर का उदय। हमने देखा था कि किस प्रकार से जर्मनी पर हर्जाना लगाया गया और उसे जर्मनी को पूरा करने के लिए उस पर दबाव बनाया गया। उसके जो स्वर्ण भंडार थे उनको फ्रांस ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद फ्रांस के विरोध के रूप में जर्मनी ने अपनी मुद्रा छापना शुरू किया, लेकिन जर्मनी ने उस मुद्रा को इतने बड़े पैमाने पर छाप दिया कि उस मुद्रा का जो था मूल्य वो गिर गया। जर्मनी की मुद्रा का नाम था मार्क। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वहां की जो मुद्रा थी मार्क, उसका जो मूल्य गिरा तो लोगों को कितनी दिक्कतें आई। लोगों को पाव रोटी खरीदने के लिए भी जो वहां की मुद्रा मार्क थी उसे बैलगाड़ियों में भर करके ले जाना होता था। इस तरह से धीरे धीरे पूरे जर्मनी में अति मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो गई थी। अति मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? देखो, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जर्मनी के इस संकट को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने जर्मनी में हस्तक्षेप शुरू किया और वहां पर एक डॉस नामक योजना चलाई। उस योजना के तहत जर्मनी को आर्थिक संकट से दूर करने के लिए जो जर्मनी पर हर्जाना लगाया हुआ था उसे दोबारा से तय किया गया। यहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज मंदी के साल। किस प्रकार से जर्मनी में मंदी का दौर आया उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। अब जर्मनी क्या सोच रहा था कि जो ये हमारे आर्थिक मंदी का जो दौर है, आर्थिक जो संकट है, इसे अमेरिका से कर्जा लेकर के इसको पूरा किया जा सकता है। और 1924 से 1928 के बीच में जर्मनी में स्थिरता रही, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1929 में जब वहां का शेयर बाजार है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ये धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक ही दिन में लगभग 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। एक ही दिन में कितने शेयर बेच दिए गए? 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी और यहीं से जर्मनी में महामंदी की शुरुआत हो चुकी थी। 1929 में से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जैसे ही मंदी का दौर आया तो उसका असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा। यहां तक कि जर्मनी पर भी उसका असर दिखने लगा। देखो, जब अमेरिका जर्मनी की मदद कर रहा था तो जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गई तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी में भी इसका असर होगा और जर्मनी में भी क्या आ जाएगी? आर्थिक मंदी आ जाएगी। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में
जर्मनी का औद्योगिक उत्पाद 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया। और देखो फिर इसका जब जैसे धीरे धीरे असर जर्मन अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने लगा, तो वहां पर जो औद्योगिक उत्पाद था, जो 1929 में औद्योगिक उत्पादन होता था, वो 1932 तक आते आते केवल कितने 40% रह गया। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके केवल वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी और बेरोजगार धीरे धीरे लोग क्या होते जा रहे थे, बेरोजगार, और उनकी संख्या जो थी वो 60 लाख तक भी पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। और लोग जर्मनी में इतने लोग बेरोजगार हो गए कि वो सड़कों पर एक तख्ती गले में एक तख्ती टाके हुए रहते थे जिस पर लिखा रहता था कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। और देखो जैसे लोग ज्यादा बेरोजगार हो रहे थे, तो बेरोजगारी से परेशान होकर के वहां के लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहे थे, अपराध करते जा रहे थे। इससे चारों तरफ जर्मनी में चारों तरफ हताशा का माहौल पैदा हो गया था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। और ये जैसे जैसे आर्थिक मंदी बढ़ती गई, तो जो सबसे ज्यादा असर जो पड़ा वो पड़ा मध्यम वर्ग पर। मध्यम वर्ग की जो उसमें भी विशेषकर से वेतनभोगी जो नौकरी पेशा लोग थे, उन पर ज्यादा असर इसका दिखाई दिया, क्योंकि उनकी जो बचत थी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से मोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही डर रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। अब केवल कौन थे, जो छोटे छोटे मजदूर थे उनकी हिम्मत तो टूट चुकी थी, लेकिन जो संगठित मजदूर थे वो अभी भी इस मंदी के दौर का सामना कर रहे थे, उनकी हिम्मत अभी भी टूटी नहीं थी। लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। और इस मंदी के कारण जो किसान, जर्मनी के किसान थे, वो भी परेशान हो रहे थे। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था, क्योंकि वाइमर गणराज्य में कुछ कमियां थी जिसके कारण से हमेशा से ही वो अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इसमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। अब इसमें से जो कमी थी वो थी कि वहां पर जो प्रतिनिधित्व था वो सही अनुपात में नहीं था। इस प्रावधान की वजह से किसी
एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी। देखो कौन सा अनुच्छेद वाइमर गणराज्य में था? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद नंबर 48 क्या था ये? जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। तो देखो अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ था वाइमर गणराज्य के में कि इसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्ति दी गई थी, नागरिक अधिकारों को रद्द करने की शक्ति दी गई थी और अध्यादेश जारी करके शासन चलाने की शक्ति दी गई थी। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा। देखो वाइमर गणराज्य में पूरे शासन काल में कितने मंत्री रहे? मंत्रिमंडल में कितने मंत्री रहे? 20 मंत्री रहे और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे अमेरिका और जर्मनी को मंदी के दौर का सामना करना पड़ा। जर्मनी पर किस प्रकार से इस मंदी के दौर में और संकट उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।